चलिए अब जगह नहीं है, जहाँ जगह है बैठाइए सबको। चलिए शांत हो जाइए दोस्तों, क्योंकि जीने का है 4 दिन, अब पढ़ने का है 1 दिन। क्या बना हुआ सीट बैठने का? ओ माय गॉड, अब क्या करे। चलिए हमारे ऑनलाइन वाले दोस्त लोग आ चुके हैं, बिठाइए जिनको जिनको बिठाना है बिठाइए तेजी से। और ध्यान दीजिए जो बैठ गए कृपया बात मत करिए, क्योंकि बात करिएगा तो फिर हम क्या बात करेंगे बताइए। बिल्कुल शांत हो जाना है। और कहाँ तक हुआ था जी, कहाँ तक हुआ था? तो आपकी इजाजत हो तो हम बोलना शुरू करें क्या? वसीम अंसारी, रुपेश कुमार लाइव में बैक नहीं होता है, प्लीज उसको एक्टिवेट कर दे। चलिए दोस्तों एक्टिवेट कर दीजिए थोड़ा। चलिए एक्टिवेट हो गया है। निकालिए सब बायोलॉजी। आ गए बायोलॉजी वाले मूड में? चलिए तो आप मूड से आ ही गए हैं तो सुनिए कि एक बात को, पिछले क्लास में हम लोग, बात मत करिए बात मत करिए, पिछले क्लास में हम लोग प्लांट किंगडम के पौधों की जानकारी ले रहे थे। यानी कि इस पृथ्वी पर कैसे कैसे पौधे हैं उन्हें हम समझने का प्रयास कर रहे थे। और सबसे पहले हमने प्लांट किंगडम को, सबसे पहले हमने पूरे प्लांट को, या आप यूं कह सकते हैं कि पूरे प्लांट किंगडम को 2 भागों में डिवाइड किया, क्रिप्टो गेम्स और फेनरो गेम्स। क्रिप्टो गेम्स और फेनरो गेम्स। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, क्योंकि ध्यान दीजिएगा तो क्लास में सारी बात याद हो जाएगा, गारंटी है मेरा। तो सारे पौधे को पहले 2 भागों में डिवाइड किया गया, और ये दोनों भाग सब किंगडम कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? ऐसे सारे पौधे जिसमें फूल बीज नहीं होते हैं क्रिप्टो गेम कहलाते हैं, और ऐसे पौधे जिसमें फूल बीज होते हैं फेनरो गेम कहलाते। क्रिप्टो गेम को हमने 3 फाइलम में बांटा, थैलो फाइटा, ब्रायो फाइटा और टेरिडो फाइटा। टेरिडो फाइटा 3 भागों में बांटे। और इन तीनों भाग यानी तीनों फाइलम जो है पौधे के, इन पौधों की क्या क्या विशेषताएं हैं, थैलोफाइटा की क्या विशेषताएं हैं, ब्रायोफाइटा की क्या विशेषताएं हैं, टेरिडोफाइटा की क्या विशेषताएं हैं, उसको हम समझ चुके। ऐसे सारे पौधे जिसमें कुछ नहीं होता है, यानी जड़ तना पत्ती कुछ नहीं होता है, वो क्या कहलाता है? और जब आप ब्रायोफाइटा पर आए तो इसमें पत्ती और तना जैसी संरचना आ गई है, लेकिन जड़ का क्या था? और पहली बार पृथ्वी पर जड़ तना पत्ती वाला पौधा टेरिडोफाइटा। यानी कि 3 फाइलम हम पढ़ चुके हैं। और फेनरो गेम्स यानी कि फूल और बीज वाले पौधे का समूह। फेनरो गेम्स
के अंतर्गत दो फाइलम आते हैं, एक जिम्नोस्पर्म और दूसरा एंजियोस्पर्म। आज इसी दोनों के बारे में हम लोग समझने वाले हैं कि जिम्नोस्पर्म पौधे की क्या विशेषताएं हैं और एंजियोस्पर्म पौधे की क्या विशेषताएं हैं। इसी को आज हम समझने का प्रयास करेंगे। लेकिन इससे पहले जितना कुछ हो गया है उतना कुछ आप समझ गए हैं ना। ये दरोगा बनने के लिए सबसे जरूरी चीज है कि जितना चीज हो गया है उतना चीज आपको समझ में आ जानी चाहिए और उस पर आधारित प्रश्न को आप याद करके रेडी हो चुके हैं। नहीं तो ऐसे दोस्तों खत्म होगा, एक दिन पूरा सिलेबस खत्म होगा और आप जिस दिन सिलेबस खत्म होगा उस दिन सिलेबस खत्म नहीं कर पाएंगे तो कभी सिलेबस खत्म नहीं होगा, कभी नौकरी नहीं होगा। ये बात को गारंटी ले लीजिए। इसलिए प्रश्नों को लगातार याद कर रहे हैं कि नहीं। तो आज जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म के बारे में पढ़ेंगे और इस तीनों फाइलम को पढ़कर आप तो ये अंदाज लगाए लिए हैं कि इनके जो पौधे होते हैं बड़ी छोटे छोटे होते हैं, शाखीय किस्म के पौधे होते हैं। किसका? थैलोफाइटा। तो थैलस के तरह होते हैं। पौधे का आकार तो इसके पास है नहीं, थैलस के तरह इसकी जिंदगी है। इसमें तना और पत्ती जैसी संरचना है। वो भी पौधे जो होते हैं ब्रायोफाइटा के बड़ी छोटे छोटे होते हैं, कुछ बड़े आकार के होते हैं, लेकिन वो शाकीय पौधे होते हैं। इनके भी शाकीय पौधे होते हैं। यानी अभी तक जो हमें झाड़ी वाले और वृक्ष जैसे मजबूत पौधे इसमें देखने को नहीं मिलता है। यह सिर्फ आपको फेनरोगेम्स में देखने को मिलेगा। तो आइए दोस्तों शुरुआत करते हैं किसका? जिम्नोस्पर्म का। जिम्नोस्पर्म इसे हिंदी में कहते हैं अनावृत बीजी। अनावृत बीजी। अब आइए एक एक करके इनके विशेषताओं को हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। जिम्नोस्पर्म की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता, जिम्नोस्पर्म की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता कि इसमें यानी जिम्नोस्पर्म में इसमें बीज होते हैं परंतु फल नहीं होते हैं। जिम्नोस्पर्म में बीज होते हैं परंतु फल नहीं होते। अब आप ये समझिए कि बीज है लेकिन इसमें फल होता ही नहीं है। अब तक दोस्तों आपने जितने भी बीज देखे होंगे सारा बीज फल के अंदर ही देखे होंगे। क्या गलत बोल रहे हैं? हाँ, आप अगर बीज देखे होंगे तो निश्चित ही बीज को फलों के अंदर देखे होंगे। जामुन खा रहे हैं उसमें बीज है, फल के अंदर है। आम खा रहे हैं उसमें बीज है, फल के अंदर है। भिंडी खा रहे हैं उसमें बीज है, फल के अंदर है। परवल खा रहे उसमें बीज है, फल के अंदर है। यानी कि सारे बीज जो आप तक देखे होंगे वो सारा बीज आप फलों के अंदर ही देखे होंगे। लेकिन दोस्तों जो देखते हैं केवल उतनी ही प्रकृति नहीं है, प्रकृति बहुत विशाल है। जिम्नोस्पर्म में बीज होते हैं परंतु फल नहीं होते हैं, जिसके कारण बीज के ऊपर फल का आवरण नहीं होता है। फल का आवरण नहीं होता है और बीज नग्न रूप में पेड़ों पर लटके रहते हैं और इस खास गुण होने के कारण हम अनावृत बीजी या जिम्नोस्पर्म को और किस नाम से जानते हैं? नग्न बीजी के नाम से जानते हैं। वास्तव में जिम्नोस्पर्म का शाब्दिक अर्थ क्या है? नग्न बीजी। अनावृत बीजी का भी शाब्दिक अर्थ क्या है?
अनावृत बीजी का मतलब बीज के ऊपर आवरण का नहीं होना। अनावृत बीजी का शाब्दिक अर्थ है बीज के ऊपर फल का या बीज के ऊपर कोई आवरण नहीं होना। तो यह सबसे प्रमुख विशेषता है जिम्नोस्पर्म का। क्लियर हुआ? जिम्नोस्पर्म में बीज होते हैं परंतु फल नहीं होते हैं, जिसके कारण बीज के ऊपर फल का आवरण नहीं होता है। और फल का आवरण बीज के ऊपर नहीं है तो बीज एकदम नग्न रूप से पौधे पर लटके रहते हैं, जिसके कारण जिम्नोस्पर्म को क्या कहा जाता है? जिम्नोस्पर्म को क्या कहा जाता है? क्लियर हो गया? जिम्नोस्पर्म या अनावृत बीजी को नग्न बीजी क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके बीज के ऊपर कोई आवरण या इसके बीज के ऊपर फल का आवरण नहीं होता। दूसरी प्रमुख विशेषताएं जिम्नोस्पर्म का, दूसरी प्रमुख विशेषताएं हैं कि इसमें यानी जिम्नोस्पर्म में फूल नहीं लगते हैं। जिम्नोस्पर्म में फूल नहीं लगते, फूल ही नहीं होता है और फूल नहीं होने के कारण ही जिम्नोस्पर्म में फल नहीं लगता है। अब आप कहिएगा कि बिना फूल का तो बीज कैसे बन जाता है? तो बीज कैसे बन जाता है, आइए उसको भी आप समझ लीजिए कि बीज कैसे बन जाता है। क्योंकि इसमें फूल नहीं होने के कारण फल भी नहीं बनेगा। ध्यान दीजिए दोस्तों, किसी पौधे में फल लगे इसके लिए जरूरी है, अनिवार्य रूप से जरूरी है कि उसमें क्या लगे? फूल से ही होता है फलों का विकास, फूल से ही होता है। लेकिन किसी भी जिम्नोस्पर्म प्लांट में फूल होते ही जिसके कारण इसमें फल भी नहीं होते हैं, जिसके कारण इसमें फल भी नहीं होते हैं। अगली विशेषता कि इसमें यानी जिम्नोस्पर्म में इसमें नर तथा मादा पौधा अलग अलग होता है। मादा पौधा अलग अलग होता है और उसमें परागन समझते हैं? नहीं समझते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जो नहीं समझता है वही समझेगा, जो समझता है वो तो क्लियर कट समझेगा। इसमें नर और मादा पौधा अलग अलग होता है और उसमें परागन वायु द्वारा होता है। परागन वायु द्वारा होता है दोस्तों, परागन वायु के द्वारा होता है। अब ध्यान दीजिए कि इस पौधे में जो है, आप जितने भी पौधे अपने आसपास देख रहे हैं, सारे पौधे में नर और मादा भाग एक ही पौधा में। आप कद्दू का प्लांट देखे हैं? एक ही प्लांट में जितना फूल खिलते हैं उसमें कुछ मादा होते हैं और कुछ नर होते हैं, कुछ मादा होते हैं और कुछ नर होते हैं। पौधों में ऐसे ही होता है, एक ही पौधा में नर मादा दोनों भाग होते हैं या दोनों तरह के फूल खिलते हैं। लेकिन जिम्नोस्पर्म में ऐसा नहीं होता है। नर पौधा अलग, मादा पौधा अलग, नर पौधा अलग, मादा पौधा अलग। और उनके बीज परागन होगा किसके द्वारा? परागन होगा किसके द्वारा? वायु के द्वारा। अब परागन क्या है? तो जो मादा पौधे हैं उसमें फीमेल गेमीट का निर्माण होगा और जो नर पौधा है उसमें मेल गेमीट का क्या होगा? निर्माण होगा। और दोनों पौधा अलग अलग होने के कारण प्रजनन हेतु नर पौधे का मेल गेमीट उठ करके कहां पहुंचना होगा? मादा पौधा पर पहुंचना होगा। और नर का मादा के पास पहुंचकर मिलना ही क्या कहलाता है? परागन। पौधे में होने वाला एक ऐसी विशेष व्यवस्था है जिसके द्वारा नर और मादा भाग एक दूसरे से मिलते हैं। नर और मादा भाग या मेल और फीमेल गेमीट एक दूसरे से
मिलते हैं डिटेल में, इसके बारे में हम रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। फिलहाल आप ये समझिए, पौधे के नर और मादा भाग का मिलन ही क्या कहलाता है? परागण कहलाता है। क्या कहलाता है? अब कहिएगा नर और मादा भाग का मिलन तो फर्टिलाइजेशन कहलाता है। तो पौधे में फर्टिलाइजेशन से पहले होता है क्या? परागण, यानी मिलन पहले होता है, जिसे क्या कहते हैं? अब परागण के बाद फर्टिलाइजेशन होता है। तो चूंकि जिम्नोस्पर्म के पौधे में तो फूल होते नहीं है, अब फूल नहीं होने के कारण कीट उसके तरफ आकर्षित होगा, पक्षी उसके तरफ आकर्षित होगा? नहीं होगा। इसलिए परागण होता है केवल किसके द्वारा? आप पढ़े होंगे कुछ बात की, भिन्न भिन्न पौधों में चिड़ियों के द्वारा परागण होता है, कीटों के द्वारा परागण होता है, जलीय पौधे में जल के द्वारा परागण होता है। लेकिन इसमें तो फूल होते नहीं है, तो चिड़िया बैठेगा नहीं, कीट इसके पास आएगा नहीं, ये किसी को बुला सकता नहीं, क्योंकि पौधे अपने फूलों के चटकीले और भड़कीले रंगों से ही पक्षी और कीट मकोड़ों को आकर्षित करते हैं, ताकि क्या हो सके। लेकिन इसमें ऐसी व्यवस्था नहीं है। तो सारा कुछ का जिम्मेवारी किस पर है? वायु के द्वारा है। यानी वायु के द्वारा ही नर पौधा का मेल गेमीट उड़ करके पहुंचता है कहां पर? मादा पौधा पर। और ये क्रिया क्या कहलाता है? क्लियर हो गया? जिम्नोस्पर्म पौधे, जितने भी पौधे हैं, जिम्नोस्पर्म पौधे में जितने भी पौधे हैं, सबका नर पौधा अलग, मादा पौधा अलग, नर पौधा अलग, मादा पौधा अलग होता है। एनी प्रॉब्लम दोस्तों? सबसे पहली विशेषता, बीज बनते हैं लेकिन फल नहीं बनते हैं, जिसके कारण बीज के ऊपर फलों का कोई आवरण नहीं होता है, और इसलिए इसे क्या कहते हैं? नग्न बीजी। जिम्नोस्पर्म में फल नहीं बनता है, क्योंकि जिम्नोस्पर्म पौधे में फूल नहीं लगते हैं। लेकिन जिम्नोस्पर्म में बीज तो बनते हैं, और बीज बनने के लिए भी विशेष व्यवस्था है। इसमें परागण केवल और केवल किसके द्वारा? वायु के द्वारा। और परागण होना इसमें बहुत जरूरी है किसी न किसी माध्यम से, क्योंकि सारे जिम्नोस्पर्म पौधे में नर अलग होते हैं, मादा अलग होते हैं। आप अपने जीवन में ऐसे कम ही पौधे देखे होंगे कि नर पौधा अलग है और मादा पौधा अलग है। देखे हैं? पपीता छोड़कर किसी और पौधे को देखे हैं? पपीता एक पौधा है जिसमें आप शायद देखे होंगे कि ये नर पौधा और ये मादा पौधा है। हालांकि आजकल नर्सरी में जो उगते हैं टिश्यू कल्चर के माध्यम से, वो तो केवल और केवल मादा ही होते हैं। लेकिन जरूर आप अपने जीवन में पपीते के नर पौधे को और पपीते के मादे पौधे को जरूर देखे होंगे ना। हालांकि पपीता जिम्नोस्पर्म नहीं है, उसमें फल होता है और फूल भी होता है, लेकिन अपवाद स्वरूप ही अन्य फाइलम के पौधे में नर अलग है, मादा अलग है। अपवाद स्वरूप नर और मादा पौधे अलग अलग होते हैं, केवल और केवल किसमें? केवल और केवल किसमें? जिम्नोस्पर्म में। अब आइए दोस्तों, बहुत लोग कह रहे हैं कि तार का पेड़ हो सकता है। नो दोस्तों, तार के पेड़ में तो फल लगता है जी, हैं? तार के पौधे में फल लगते हैं जी, और उसके फल को खाया भी जाता है। पहले तारी पिया जाता है, फिर फल को खाया जाता है। तो एक बात दोस्तों जानते हैं, ऑनलाइन स्टूडेंट में ढेर सारे कंफ्यूजन हो रहे। सुनिएगा बात को, बोलिएगा कम, सुनिएगा ज्यादा। ऑनलाइन स्टूडेंट में एकदम पौधा, एक से एक पौधा के बारे में बात हो रहा है कि ये जिम्नोस्पर्म है कि नहीं जिम्नोस्पर्म है। उदाहरण पेश कर रहे तार का, उदाहरण पेश कर रहे मक्का का। मक्का में मक्का होता है, वो फल है मक्का का, तो मक्का कैसे हो जाएगा जिम्नोस्पर्म? जिम्नोस्पर्म पौधे में फल नहीं होते हैं। अब आप कहिएगा जिम्नोस्पर्म पौधा दिखाइए, हम दिखा नहीं सकते दोस्तों, आपको बता रहे हैं। जिम्नोस्पर्म के अंतर्गत ध्यान दीजिएगा, इस लाइन को ध्यान दीजिएगा। जिम्नोस्पर्म के अंतर्गत 700 पौधों की, कितना? 700 पौधों की जातियां शामिल है, जिनमें
अधिकांश पौधे जिनमें, इस लाइन के बाद आपको दिक्कत थोड़ा कम होगा, जिनमें अधिकांश पौधे जेरोफाइट्स है, जिनमें अधिकांश पौधे क्या है, जेरोफाइट्स है। अब जेरोफाइट्स का क्या मतलब है? जेरोफाइट्स का मतलब है ऐसे पौधे जो मरुस्थल में उगा करते हैं। कहां उगा करते हैं? तो जिम्नोस्पर्म में एक तो बहुत कम पौधे हैं। कितने पौधों की जातियां हैं? मात्र 700। पूरे एनिमल किंगडम में अगर सबसे चौथा फाइलम है, सबसे कम पौधों का फाइलम है, तो वो कौन है? जिम्नोस्पर्म है। थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म में सबसे छोटा फाइलम अगर है तो वो कौन है? सबसे छोटा फाइलम अगर है तो वो कौन है? क्योंकि इसमें सबसे कम पौधे शामिल है। मात्र कितने? और उसमें भी अधिकांश पौधे क्या हैं? जेरोफाइट है, मरुस्थलीय क्षेत्र में उगा करते हैं। तो आप लोग अधिकांशतः जिम्नोस्पर्म प्लांट को नहीं ही देखे होंगे, क्योंकि हमारे बिहार में तो मरुस्थलीय है नहीं दोस्तों, है नहीं है। तो ज्यादातर हम लोग जिम्नोस्पर्म प्लांट को अपने आसपास देखते नहीं है, क्योंकि जिम्नोस्पर्म प्लांट में अधिकांशतः क्या है? जेरोफाइट है। जेरोफाइट प्लांट समझ लेना आप दोस्तों। जेरोफाइट प्लांट का मतलब है कि ऐसे पौधे जो कहां उगा करते हैं, ऐसे पौधे जो कहां उगा करते हैं। तो अधिकांश जिम्नोस्पर्म प्लांट की प्रकृति क्या है? क्लियर हो गया? अब आइए दोस्तों अगली विशेषता की। जिम्नोस्पर्म का प्लांट, जिम्नोस्पर्म का प्लांट बड़े बड़े वृक्ष तथा झाड़ी के समान होते हैं। यानी अब तक तो आप छोटे छोटे पौधे के बारे में पढ़े थे। टेरिडोफाइटा में क्या वृक्ष होता था? टेरिडोफाइटा में कैक्टस कैसा प्लांट है? कैक्टस जिम्नोस्पर्म प्लांट नहीं है। कैक्टस में फूल खिला करते हैं और कैक्टस में फल भी लगते हैं। कैक्टस का फल खाए हैं? नो, तो नहीं खाए। क्या दिक्कत है दोस्तों? इस पृथ्वी पर इतने सारे पौधे हैं ना कि आप सबका फल खा ही नहीं पाइएगा पूरा जीवन में, ठीक है ना। अब बहुत तो फल आपको मिलेगा ही नहीं। कहिएगा हम खाएंगे, आपको मिलेगा ही नहीं। मिलेगा मतलब मार्केट में नहीं मिलेगा। तो जिम्नोस्पर्म प्लांट जो है, इसके पौधे किसके समान होते हैं? बड़े बड़े वृक्षों के समान और झाड़ी के समान। इसमें शाकीय पौधे नहीं आते हैं। शाकीय पौधे ऐसे पौधे जिसको आप पैरों से मसल सके। बात समझ गए ना? तो जिम्नोस्पर्म प्लांट जो है उसमें जो पौधे होते हैं बड़े बड़े वृक्षों के समान होते हैं। बड़े बड़े वृक्षों के समान होते हैं। कुछ पौधे जो होते हैं किसके समान होते हैं? झाड़ी के समान होते हैं। किसके समान होते हैं? झाड़ी के समान होते हैं, ठीक है ना। अब आइए दोस्तों अगली विशेषता हम जिम्नोस्पर्म के समझते हैं कि इस पृथ्वी पर सबसे बड़ा तथा विशाल पौधा कौन है जानते हैं? सिकोया। कौन है? सिकोया। भारत में कम मिलना कर, भारत में ये नहीं मिलते हैं। ज्यादातर ये पौधे दक्षिण अमेरिकी महाद्वीप में मिलते हैं। कौन? सिकोया, या अमेरिकी महाद्वीप कह सकते हैं, वहां ये पौधे ज्यादा मिला करते। इस पृथ्वी पर आज तक के रिकॉर्ड के अनुसार सबसे विशाल और बड़ा पौधा कौन है? इस पृथ्वी पर आज तक का सबसे विशाल और बड़ा पौधा कौन है? सिकोया। यह इतना विशाल है, इतना विशाल है दोस्तों सिकोया का पौधा
इतना इतना विशाल होते हैं सिकोया का पौधा कि अमेरिका में कुछ सिकोया पौधे को बीच से काटकर नेशनल हाईवे निकाला गया है। इतना विशाल था कि बीच से काटकर उसके बीच पटरी बिछा गए हैं 4 लेन का, यानी बड़ी लाइन का। इतना विशाल विशाल पौधा है, समझ रहे कि ना? इतना विशाल होता है ये सिकोया का पौधा, और इसकी आयु होती है कम से कम 3000 से लेकर 4000 साल। ठीक है ना? आप अभी तक सोच रहे होंगे कि क्या बात है, आयु तो बरगद वाली मिले हमें, आयु तो पीपल वाली मिले हैं। भूल जाइए बरगद और पीपल को और याद कर लीजिए किसको? सिकोया को। सबसे अधिक जीवन काल वाला पौधा कौन है? सिकोया, जिसकी आयु 3000 से 4000 साल वर्ष होती है। सबसे विशाल पौधा कौन है दोस्तों? सिकोया। भूल जाइए बरगद को। सबसे बड़ा पौधा भी कौन है? सिकोया। सिकोया। और यह सिकोया का पौधा जिम्नोस्पर्म है। यह सिकोया का पौधा जिम्नोस्पर्म है। तो वर्तमान में पृथ्वी पर जो सबसे विशाल और सबसे बड़ा पौधा है सिकोया, वो जिम्नोस्पर्म प्लांट। अमेरिका के कुछ शहरों में तो जिम्नोस्पर्म प्लांट सिकोया को बीच से काटकर सड़क निकाले गए हैं, रेलवे लाइन निकाले गए हैं। इतनी विशाल है इसका। क्लियर है? और अब तक का सबसे पुराना विशाल बड़ा सिकोया का वृक्ष अमेरिका के कैलिफोर्निया शहर में है। कहां पर है? अब तक का सबसे विशाल, सबसे बड़ा, सबसे अधिक उम्र का सिकोया का पौधा कहां पर है? अमेरिका के कैलिफोर्निया राज्य में है। कहां है दोस्तों? क्लियर होगा? कोई दिक्कत नहीं। तो सबसे बड़ा और विशाल पौधा कौन है? सिकोया। सबसे बड़ा और विशाल पौधा इस पृथ्वी का कौन है? सिकोया। किस फाइलम का पौधा है? सिकोया किस फाइलम का पौधा है? जिम्नोस्पर्म। किस फाइलम का पौधा है? जिम्नोस्पर्म। क्लियर हो गया? तो अब अगली विशेषता याद करने की बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है। जिम्नोस्पर्म का कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो चुका होगा, हो चुका है ना? सबसे पहली बात याद करना है कि जिम्नोस्पर्म में तो बीज लगते हैं लेकिन फल लगते ही, जिसके कारण बीज के ऊपर फल का आवरण नहीं होता है। इसलिए जिम्नोस्पर्म को क्या कहते हैं? नग्न बीज। ये पहली विशेषता। दूसरी विशेषता कि जिम्नोस्पर्म के पौधे में फूल कभी लगते नहीं है, जिसके कारण उसमें फल भी नहीं लगता है। किस फेनरोगेम सदस्य में फूल नहीं लगते हैं? जिम्नोस्पर्म में फूल नहीं लगता है। तीसरी महत्वपूर्ण विशेषता कि जिम्नोस्पर्म ऐसे पौधे का फाइलम है जिसमें नर पौधा अलग होता है, मादा पौधा अलग होता है। नर पौधा अलग होता है, मादा पौधा अलग होता है। अब नर और मादा अलग अलग होता है तो पोलिनेशन होने के लिए कोई न कोई माध्यम चाहिए कि नहीं चाहिए? तो सारे जिम्नोस्पर्म प्लांट में पोलिनेशन किसके द्वारा होता है? वायु के द्वारा होता है। जिम्नोस्पर्म प्लांट में परागण या पोलिनेशन कीट पक्षी के माध्यम से क्यों नहीं होता है? इस बात को समझे कि ना आप? जिम्नोस्पर्म प्लांट में नर और मादा अलग अलग होते हैं, नर और मादा अलग अलग होते हैं, और उनके बीच पोलिनेशन किसके द्वारा होता है? किसके द्वारा होता है? वायु के द्वारा। उसके बाद की जिम्नोस्पर्म के प्लांट छोटे छोटे शाकीय नहीं होते हैं, बड़े बड़े वृक्ष और झाड़ी के आकार के होते हैं। बड़े बड़े वृक्ष और झाड़ी के आकार के होते हैं। और अधिकांश पौधे कहाँ पाए जाते हैं? मरुस्थल में। अधिकांश पौधे कहाँ पाए जाते हैं? मरुस्थलीय में। जिम्नोस्पर्म के अधिकांश प्लांट की प्रकृति क्या है? मरुस्थलीय है। क्या है दोस्तों? और सारे फाइलम, कुल पौधों के 5 फाइलम में सबसे छोटा फाइलम कौन है? सबसे छोटा फाइलम कौन है?
जिम्नोस्पर्म फाइलम में मात्र कितने पौधे की जातियां हैं? मात्र 700 पौधों की जातियां, 700 पौधों की जातियां। और पांचों फाइलम में सबसे बड़ा, सबसे विशाल, सबसे अधिक उम्र का पौधा जिम्नोस्पर्म का होता है। ध्यान दीजिएगा, सबसे विशाल पौधा जिम्नोस्पर्म का है, सबसे बड़ा पौधा जिम्नोस्पर्म का है, सबसे अधिक उम्र का पौधा जिम्नोस्पर्म का है। सबसे बड़ा, सबसे विशाल और सबसे अधिक उम्र के पौधे एक ही है और उसका नाम क्या है? सिकोया है। ये पृथ्वी का अब तक का सबसे विशाल, सबसे बड़ा और सर्वाधिक उम्र का पौधा है। और यह पौधा जो सबसे बड़ा, सबसे विशाल और सबसे अधिक उम्र का है वो कैलिफोर्निया में है, और उस पौधे को संरक्षित भी किया गया है अमेरिका के कैलिफोर्निया में। दोस्तों क्लियर हो गया? बात समझ गए? अब आइए दोस्तों एक बार समझते हैं और कि जिम्नोस्पर्म प्लांट जो है, जिम्नोस्पर्म प्लांट जो है दोस्तों, उसमें यानी कि इस फाइलम के पौधे में मूसलाजर पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? मूसलाजर पाए जाते हैं। जिम्नोस्पर्म प्लांट में मूसलाजर पाए जाते हैं। कैसा जर पाए जाते हैं? मूसलाजर पाए जाते हैं। जिम्नोस्पर्म प्लांट में कैसा जर पाए जाते हैं? अब मूसलाजर नहीं समझते हैं तो थोड़ी आप अपनी समझ विकसित कर लीजिए। कुछ जड़ दोस्तों इस तरह का होता है, फैलते जाता 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 है। इस तरह के जड़ को क्या कहते हैं? मूसलाजर कहते हैं। क्या कहते हैं? अब कुछ जड़ फैलते नहीं है, वे तने के आधार से गुच्छे बनाकर निकलते हैं और बहुत दूर तक फैलते नहीं है। रेशेदार जड़, जैसे गेहूं और धान का जड़ देखे हैं? गेहूं और धान के पौधे का जड़ कैसा होता है? रेशेदार जड़ होते हैं। रेशेदार जड़ तने के आधार से गुच्छे बनकर निकलते हैं, तने के आधार से गुच्छे बनकर निकलते हैं और बहुत दूर तक फैलते नहीं है, बहुत दूर तक फैलते नहीं है। जबकि मूसलाजर जो है बहुत दूर दूर तक फैलते हैं, बहुत दूर दूर तक फैलते हैं। तो जिम्नोस्पर्म प्लांट में रेशेदार जड़ नहीं पाए जाते हैं। जिम्नोस्पर्म के किसी भी प्लांट में रेशेदार जड़ नहीं पाए जाते हैं। जिम्नोस्पर्म के सारे प्लांट में कैसा जड़? जिम्नोस्पर्म के सारे प्लांट में कैसा जड़? मूसलाजर पाए जाते हैं। कैसा जड़ पाए जाते हैं? मूसलाजर पाए जाते हैं। क्या जिम्नोस्पर्म के पौधे में रेशेदार जड़ भी पाए जाते हैं? क्या जिम्नोस्पर्म के पौधे में रेशेदार जड़ भी पाए जाते हैं? नहीं पाए जाते हैं। केवल और केवल कैसा जड़ पाए जाते हैं? मूसलाजर समझ गए कैसा जड़ होता है? रेशेदार जड़ समझे कैसा होता है? तो क्या जिम्नोस्पर्म में रेशेदार जड़ पाए जाते हैं? केवल और केवल कैसा जड़ पाए जाते हैं? और एक जरूरी बात कि जिम्नोस्पर्म के मूसलाजर में, ध्यान दीजिएगा थोड़ा, जिम्नोस्पर्म के मूसलाजर में कवक तथा शैवाल सहजीवी के रूप में रहते हैं। कवक तथा शैवाल सहजीवी के रूप में रहते हैं। सहजीवी का संबंध समझते हैं कैसा होता है? दो सजीवों के बीच का ऐसा संबंध जिसमें दोनों को फायदा पहुंचे, तो वो क्या है? तो जिम्नोस्पर्म के जो प्लांट होते हैं उसमें जो मूसलाजर होते हैं, उस मूसलाजर में कवक सहजीवी के रूप में रहते हैं, शैवाल सहजीवी के रूप में रहते हैं। और कवक और शैवाल जो सहजीवी के रूप में रहते हैं, तो ये कवक और शैवाल वायुमंडल का नाइट्रोजन स्थिरीकरण करके पौधे को देते हैं और पौधा प्रकाश संश्लेषण के द्वारा ग्लूकोज बनाकर इस कवक और शैवाल को देते हैं। और दोनों मिलकर किस तरह के संबंध बनाते हैं?
तो जिम्नोस्पर्म के मूसला जड़ में कवक और शैवाल सहजीवी के रूप में पाए जाते हैं, लेकिन यहाँ पर हमें दो परिभाषा को याद करना पड़ेगा और बहुत ही महत्वपूर्ण परिभाषा है। एक है आपको कोरोलॉइड जड़, कोरोलॉइड जड़, और एक दूसरा है माइकोराइजल जड़, माइकोराइजल जड़। एक है कोरोलॉइड जड़ और दूसरा है माइकोराइजल जड़। कोरोलॉइड जड़ और माइकोराइजल जड़, कोरोलॉइड जड़ और माइको। अब यह जड़ क्या है, क्या है कोरोलॉइड जड़ और क्या है माइकोराइजल जड़, इसको समझते हैं। ऐसे जड़ जिसमें सहजीवी संबंध बनाकर रहे शैवाल, उसे कहते हैं कोरोलॉइड जड़। ऐसे जड़ जिसमें सहजीवी संबंध बनाकर रहे कवक, उसे क्या कहते हैं, उसे क्या कहते हैं। ऐसे पौधों के ऐसे जड़ जिसमें शैवाल, पौधों के ऐसे जड़ जिसमें शैवाल सहजीवी संबंध बनाकर रहता है, उसे क्या कहते हैं, कोरोलॉइड जड़ कहते हैं। और ऐसा जड़ जिसमें कवक सहजीवी संबंध बनाकर रहते हैं, उसे माइकोराइजल जड़ कहते हैं। क्लियर हो गया। तो जिम्नोस्पर्म प्लांट में किसी में कोरोलॉइड जड़ होते हैं तो किसी में माइकोराइजल जड़ होते हैं। जैसे कि साइकस के पौधे में, साइकस एक पौधा है, ध्यान दीजिएगा, सिकोया और साइकस दोनों जिम्नोस्पर्म प्लांट है, लेकिन दोनों अलग अलग है। साइकस अलग पौधा है, सिकोया अलग पौधा है। साइकस अलग पौधा और सिकोया। उसी तरह साइकस एक पौधा है जो जिम्नोस्पर्म पौधा है, और इसमें कैसा जड़ पाया जाता है, पूछ देगा। साइकस में कैसा जड़ पाए जाते हैं। और उसी तरह एक और पौधा जिसका नाम क्या है, पाइनस, पाइनस के पौधा में कैसा जड़ पाया जाता है। तो जिम्नोस्पर्म के सारे पौधे में कैसे जड़ होते हैं, जिम्नोस्पर्म में क्या रेशेदार जड़ पाए जाते हैं, नहीं, सारे पौधे में कैसा जड़। और अगर मूसला जड़ में कवक सहजीवी संबंध बनाकर रहे तो उसको क्या कहते हैं, कोरोलॉइड कहते हैं, उसे क्या कहते हैं दोस्तों। और अगर पौधे के जड़ों में कवक सहजीवी संबंध बनाकर रहे तो माइकोराइजल जड़ कहते हैं। कवक सहजीवी संबंध बनाकर रहे तो, हम यहाँ पर दो एग्जाम्पल दिए और दोनों एग्जाम्पल आपके परीक्षा में पूछा गया एग्जाम्पल है। साइकस के पौधा में कैसा पौधा, सॉरी, साइकस का जड़ कैसा जड़, पाइनस का जड़ कैसा जड़। क्लियर हो गया, बात समझ गए। बस जिम्नोस्पर्म के बारे में इतना ही याद रखना, इतना ही याद रखना है, क्योंकि इतना ही टॉप करने के लिए जरूरी। कोई दिक्कत, समझ गए। आप जब क्रिप्टो गेम के थैलोफाइटा, बड़ा फाइटा, टेरिडोफाइटा पर थे, सारे पौधे छोटे छोटे, पैरों से मसल देने वाला पौधा, कोई भी पौधा बड़ा बड़ा नहीं था। टेरिडोफाइटा खाली थोड़ा बड़ा पौधा था, लेकिन वो भी एक लत मारिएगा टेरिडोफाइटा के बड़े पौधे को भी टूटकर गिर जाएगा, कोई मजबूती नहीं। बड़े बड़े टेरिडोफाइटा का पौधा भी शाकीय पौधा था, शाकीय पौधा था। बड़े बड़े वृक्ष वाले पौधे पहली बार आपको जिम्नोस्पर्म में देखने को मिलता है। और जिम्नोस्पर्म में तो ऐसे बड़े बड़े पौधे मिलेगा आपको जिससे आपका आंख चौंधिया जाएगा, चौंधिया जाएगा। इतना विशाल विशाल पौधा, 3000 साल, 4000 साल आयु वाला पौधा जिम्नोस्पर्म का, 3000 4000 साल। पौधा भी कहता होगा सिकोया कि 4000 साल जिंदा रहते, ये मानव से पता नहीं इधर से, ठीक है। यानी कि मानव के इतिहास को समेटने वाला पौधा है कौन। अब जानते हैं सिकोया को जीवित जीवाश्म कहा जाता है। सिकोया का पौधा क्या कहा जाता है, जीवित जीवाश्म। अब जीवाश्म के बारे में जानते होंगे, 1000-2000 साल जंतु और पौधे के पुराने अवशेष जो अवसादी चट्टान के तलहट में जमे होते हैं उसे क्या कहते हैं, जीवाश्म। 1000-2000 साल पौधे और जंतु के पुराने अवशेष
जो अपसादी चट्टान के तलहटी में छिपे होते हैं उसे क्या कहते हैं? तो आपका जीवाश्म 2000 साल पुराना होता है, 3000 साल पुराना होता है, अकेले इतना पुराना यह पौधा होता है दोस्तों। इस कारण सिकोया के पौधे को क्या कहा जाता है? जीवित जीवाश्म की संज्ञा दी गई है। सिकोया के पौधा को किसकी संज्ञा दी गई है? जीवित जीवाश्म की संज्ञा दी गई है, क्योंकि ये पौधे 4000 साल तक जीवित रहने का रिकॉर्ड कायम कर चुका है। क्लियर हो गया? बात समझ गए? अब कहिएगा पौधे का क्या लाभ है? कुछ कुछ लाभ है, ठीक है। उतना तो लाभ होगा नहीं, क्योंकि बेचारा 700 कितना पौधा, 700 अलग अलग पौधे का ही समूह है, और उसमें भी अधिकांश पौधे कहाँ पाए जाते हैं? मरुस्थल में, यानी कि मैदानी क्षेत्र में बहुत कम पौधे, मैदानी क्षेत्र में बहुत कम पौधे। तो जिम्नोस्पर्म के पौधे से क्या क्या फायदा मिलता है, उन फायदों का जिक्र करने से पहले आइए जिम्नोस्पर्म पर थोड़ा हम रिवीजन करके कंप्लीटली रूप से इसे अब का अब याद कर लेंगे दोस्तों, क्योंकि जीने का 4 दिन, अब पढ़ने का है बस 1 दिन दोस्तों। इसलिए अभी याद करना बहुत जरूरी है। जरूरी है कि नहीं है? और हम सारे लोगों को कहते कि आप अगर क्लास में बातचीत नहीं करिएगा, सब कुछ क्लास में याद होगा, बस दिमाग खोल कर चलिए दोस्तों। जिस रास्ते पर आप चले हैं ना, वो रास्ता वाकई बहुत कठिन है। ऐसा नहीं है कि बैग उठाकर ज्ञान बिंदु आएंगे, अब बैग उठाकर ज्ञान बिंदु से जाएंगे, एक दिन दरोगा बन जाएंगे, लाइफ मस्ती में कटेगा। क्या बात है, इतनी हसीन जिंदगी होती है नहीं दोस्तों। होती तो हम खुद जीवित होते उसी तरह, ठीक है। तो आपका रास्ता बहुत कठिन है, लेकिन कितना भी कठिन हो, हमारे प्रश्न से बाहर जाने का औकात नहीं है बोर्ड का दोस्तों। आइए जिम्नोस्पर्म प्लांट, हल्ला मत करिए, हल्ला मत करिए। जिम्नोस्पर्म प्लांट की पहली विशेषता कि यह कैसा पौधा है? नग्न बीजी, यानी बीज होता है, फल ही। तो बीज फल के बाहर होने के कारण इसे क्या कहते हैं? किसी भी जिम्नोस्पर्म प्लांट में फूल नहीं होते हैं। इनमें नर और मादा पौधा अलग अलग होता है। जिम्नोस्पर्म में कितने पौधे हैं? और वो भी अधिकांश क्या हैं? जेरोफाइट। जिम्नोस्पर्म प्लांट बड़े बड़े वृक्ष तथा झाड़ी के समान होते हैं और बहुवर्षीय होते हैं, अनेकों वर्ष इसकी आयु होती है। पृथ्वी पर सर्वाधिक आयु वाला पौधा जिम्नोस्पर्म का ही पौधा है। इस पृथ्वी का सबसे बड़ा और विशाल पौधा कौन है? सिकोया। इस पृथ्वी का सबसे अधिक उम्र वाला पौधा भी कौन है? और यह सिकोया का पौधा किस फाइलम का पौधा है? जिम्नोस्पर्म। किस फाइलम का पौधा है? सारे जिम्नोस्पर्म के प्लांट में कैसे पौधे, कैसे जड़ पाए जाते हैं? मूसला जड़ पाए जाते हैं। कोरोलॉइड जड़ किसे कहते हैं? ऐसा जड़ जिसमें शैवाल सहजीवी संबंध बना करे उसे कोरोलॉइड जड़ कहते हैं। ऐसा जड़ जिसमें कवक सहजीवी संबंध बनाकर रहे, कवक सहजीवी संबंध बनाकर रहे। जिम्नोस्पर्म प्लांट साइकस में कैसा जड़? याद करने में दिक्कत होगा। सो से साइकस, सो से शैवाल वाला जड़ कोरोलॉइड। अधिकांशतः बहुत स्टूडेंट को ऐसा देखे हैं, मारने का साइकस, मार का जगह पाइनस। इसमें खूब गड़बड़ियां हुआ है। हम लगभग 7-8 साल से पढ़ा रहे हैं। ये साइकस पाइनस में दोस्तों बार बार विद्यार्थी फंस जाता है। व्हाट इज अ साइकस, व्हाट इज पाइनस? मारने का जहां साइकस उत्तर होता है वहां मार देता है पाइनस, पाइनस जहां मारने का होता है वहां मार देता है साइकस। लेकिन ये उसी विद्यार्थी को प्रॉब्लम है जो हमसे नहीं एक बार सुना है यह बात। आज के बाद कहिए ये प्रॉब्लम होगा। सो से साइकस, सो से शैवाल, और शैवाल वाला जड़ कोरो, ठीक है। तो शैवाल वाला जड़ होता है कोरोलॉइड जड़, और कोरोलॉइड जड़ पाया जाता है साइकस में। कोरोलॉइड जड़ पाया जाता है। पाइनस का जड़ कैसा होता है? माइकोराइजल। पाइनस का जड़ कैसा होता है? और इस तरह से दोस्तों जिम्नोस्पर्म समाप्त। इतना ही याद रखना।
जिम्नोस्पर्म का चर्चित पौधा सिकोया। और सिकोया क्यों चर्चित है आप जानते ही हैं। इसे जीवित जीवाश्म कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पाइनस, चीर, देवदार, स्प्रूस, इतने पौधे का नाम तो आपको याद ही रखना पड़ेगा। सिकोया जिम्नोस्पर्म प्लांट है, साइकस जिम्नोस्पर्म प्लांट है, पाइनस जिम्नोस्पर्म प्लांट है, चीर या देवदार, चीर को ही क्या कहा जाता है? देवदार कहा जाता है। कैसा पौधा है? स्प्रूस, ये भी कैसा पौधा है? जिम्नोस्पर्म प्लांट है। सिकोया का तो समझ ही गए, सबसे जीवित, सबसे विशाल, सबसे बड़ा पृथ्वी का पौधा कौन? और साइकस से बनाया जाता क्या? साबूदाना। साबूदाना खाएं जी? साबूदाना, साबूदाना। हाँ, वो किस पौधे से बनता है? साइकस के पौधे के तने में जमो स्टार्च को निकाल कर बनाया जाता क्या? साइकस, 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 साइकस के पौधे, साइकस के पौधे के तनों में जमो स्टार्च को निकाल कर ही बनाया जाता क्या? साबूदाना। और पाइनस के पौधे से बनाया जाता क्या? चिलगोजा। क्या बनाया जाता है? चिलगोजा एक प्रकार का ड्राई फ्रूट है। ड्राई फ्रूट जैसे छोरा किशमिश खाते हैं जी, काजू बादाम खाते हैं जी, उसी दुकान में और क्या मिलता है? आज के बाद जब आप काजू बादाम खरीदने जाइएगा या आपके पिताजी माताजी जाएंगे, उसको कहिएगा नो चाहिए, नो चाहिए काजू बादाम, यस चाहिए चिलगोजा। चिलगोजा खाइए, चिलगोजा। चिलगोजा में इतना ताकत है, इतना ताकत है कि चिलगोजा को जिम्नोस्पर्म का मेवा कहा जाता है। मेवा। मेवा एक पोषक तत्व से भरपूर मिठाई है, और उतना ही पोषक तत्व किसमें पाया जाता है? और चिलगोजा पाइनस के बीजों से बनाया जाता है। चिलगोजा किससे बनाया जाता है? पाइनस के बीजों से बनाया जाता है। और ये चिलगोजा इतना इतना शक्ति है इसमें कि इसे जिम्नोस्पर्म का मेवा कहा जाता है। चीर, लकड़ी, लकड़ी चीर या देवदार से बेहतरीन क्वालिटी की लकड़ी प्राप्त होती है। स्प्रूस से भी लकड़ी प्राप्त होती है। कुछ लोग कह रहे हैं कि चीर के लकड़ी से बल्ले बनाए जाते हैं। नहीं, बल्ले बनाए जाते हैं बिलो, बिलो, बिलो के पौधे से। किसके पौधे से? बिलो के पौधे से। बिलो भारत के जम्मू कश्मीर में बहुत ज्यादा होता है दोस्तों। बिलो, बिलो, बिलो पौधे। क्लियर? चीर के पौधे से क्रिकेट के बल्ले नहीं, क्रिकेट के बल्ले किसके पौधे से? बिलो के पौधे से। बिलो के पौधे से बनाया जाता है। क्लियर हो गया? कोई दिक्कत नहीं ना? तो इतने पौधे का नाम आपको हमेशा होंठ पर रखना होगा कि ये सारा का सारा जिम्नोस्पर्म प्लांट है। चीर या देवदार के पौधे से तारपीन के तेल निकाले जाते हैं। किसका? तारपीन का तेल किस पौधे से निकाला जाता है? चीर के पौधे से। आ जाइए दोस्तों, थैलोफाइटा से जो यात्रा शुरू किए थे, समय आ गया है कि हम इस यात्रा को खत्म करें और पौधों के अंतिम फैलम पर हम आ गए हैं। इस पृथ्वी पर कैसे कैसे पौधे हैं, क्या इसके संदर्भ में आपका कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? आप थैलोफाइटा पर थे तो पौधा एकदम खत्म था जी, थैलस के समान था। ब्रायोफाइटा पर जब आए तो पत्ती और तनों वाला पौधा आपको मिला, लेकिन इतने छोटे पौधे थे कि आप उसे पैरों से मसल सकते थे। पहली बार जड़ तनों पत्ती वाला टेरिडोफाइटा था, लेकिन वह भी पौधे उतने मजबूत है। और जब जिम्नोस्पर्म में आए तो एक विकसित पौधा मिला, लेकिन फिर भी हमें फूल तो मिला ही नहीं। आइए दोस्तों, पौधों की दुनिया में सबसे विकसित पौधों का फाइलम पर, और उसका नाम है एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म आवर्त बीजी एंजियोस्पर्म। अब दोस्तों, इसके बारे में बताने की विशेष जरूरत नहीं है।
क्योंकि आप जो अपने आसपास के पौधे देख रहे हैं, नारियल, आम, कटहल, बादाम, भिंडी, परवल, सारे के सारे पौधे क्या हैं? थैलोफाइटा का पौधा जल में था, ब्रायोफाइटा का पौधा जल के बगल में था, टेरिडोफाइटा का पौधा गमला में था, जिम्नोस्पर्म का प्लांट मरुस्थल में था। तो हर जगह जो पौधा आप देख रहे हैं वो कौन है? इससे पहले आप 4 फाइलम के जो पौधे पड़े हैं, वो 4 फाइलम के पौधे पृथ्वी पर हर जगह नहीं पाए जाते। थैलोफाइटा के पौधे जलीय पौधे, ब्रायोफाइटा के पौधे जल के बगल के पौधे, टेरिडोफाइटा का पौधा विकसित हुआ, लेकिन वो भी नम और छायादार स्थानों में ही उगते हैं। टेरिडोफाइटा के पौधे को घर पर उगाते तो बेचारा गमला में उगाते हैं, रोज पानी देते हैं। मनी प्लांट, टेरिडोफाइटा पौधा। जिम्नोस्पर्म काफी विकसित पौधा है, तो सिकोया का पौधा भी हमारे भारत में होता तो वो भी कैलिफोर्निया चला गया। कुछ जिम्नोस्पर्म प्लांट को हम अपने आसपास देखते तो वो भी इसकी विशेषता नहीं है। सारे पौधे की, अधिकांश पौधे की प्रकृति क्या है? जेरोफाइट है, मरुस्थलीय। यानी हम अपने आसपास जितने पौधे को देख रहे हैं, उनमें अधिकांश 99% पौधा कैसा पौधा? सबसे विकसित पौधा का फाइलम कौन? और सबसे बड़ा भी, सबसे बड़ा 1.5 लाख ना, और सॉरी 2.5 लाख मिस्टेक कर गए। 2.5 लाख पौधों की जातियां केवल किस फाइलम में है? चलिए आलोक रेसर करा कि भांग का पौधा किसमें? दोस्तों भांग का पौधा जिसमें छोड़िए ना, इसी में सब कुछ कर दीजिए। भांग का पौधा एंजियोस्पर्म पौधा है, ठीक है, क्योंकि भांग के पौधे में फूल खिलते देखे हैं। हाँ, भांग का पौधा खरपतवार वाला भांग का पौधा, समझ रहे हैं ना? हाँ, हमारे गांव में तो खरपतवार के रूप में उगते हैं, ठीक है। हाँ, बथुआ साग का गोतिया है भांग, दोनों साथे साथ उगेगा गांव सब में, ठीक है। बात समझे क्या बोले? हाँ, जो बोले आप समझ रहे हैं ना? खैर, सबसे विकसित पौधे का फैलाव, सबसे बड़ा पौधे का फैलाव, पृथ्वी के हर वातावरण में पाए जाने वाले पौधे का फैलाव, मानव की अधिकांश आवश्यकताओं को पूरा करने वाला फैलाव, जड़, तना, पत्ती, फूल, फल सब कुछ होने वाला पौधे का फैलाव। तो एंजियोस्पर्म मतलब इसमें बताने का कुछ जरूरी नहीं है, क्योंकि जो सब आप पौधा में देख रहे हैं सब वो किसमें है? एंजियोस्पर्म। अब क्या बताने की जरूरत है कि एंजियोस्पर्म पूर्ण विकसित पौधा, इसमें जड़, तना, पत्ती, फूल, फल सब कुछ होते हैं। 5 फाइलम में अकेला ये फाइलम है दोस्तों एंजियोस्पर्म, जिसमें फूल होता है। किसी में फूल था? बीज था जिम्नोस्पर्म में, लेकिन फूल था? पूरे प्लांट किंगडम में एकमात्र फाइलम एंजियोस्पर्म है जिसमें फूल भी लगते हैं और फल भी लगते हैं। चूंकि ये फूल और फल देने वाले पौधे हैं, तो मानव की सारी आवश्यकताएं किससे पूरी होती है? एंजियोस्पर्म। चाहे खाने वाला अनाज हो, दाल हो, सब्जी हो, फल हो, तिलहन पदार्थ हो, दलहन पदार्थ हो, सब के सब पौधे किस में आते हैं? एंजियोस्पर्म में आते हैं। कितने पौधे की जातियां एंजियोस्पर्म में? 2.5 लाख। और एंजियोस्पर्म के पौधे कुछ जलीय भी होते हैं, कुछ मरुस्थलीय भी होते हैं, और कुछ अंटार्कटिका में भी जाकर उगते हैं।
यानी जितनी अधिक विविधता एंजियोस्पर्म के पौधों में पाया जाता है दोस्तों, जितनी अधिक विविधता एंजियोस्पर्म के पौधे में पाया जाता है, उतनी अधिक विविधता और किसी फाइलम के पौधे में नहीं पाया जाता है। एंजियोस्पर्म के पौधे आपको पृथ्वी के हर वातावरण में मिलेगा। आप कहीं भी चले जाइए, वहां पर एंजियोस्पर्म पौधा उगा मिलेगा। ये पौधे जल के गहराइयों से लेकर दलदल से लेकर ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पर उगा करते हैं, जल से लेकर स्थल पर उगा करते हैं। खराब से खराब वातावरण में भी एंजियोस्पर्म के पौधे की कुछ जातियां उगा करते हैं। यानी कि दोस्तों एंजियोस्पर्म अपने आप को पृथ्वी के हर तरह के वातावरण में उगने के लिए अपने आप को ढाल लिया है। और ये सबसे महत्वपूर्ण पौधे का समूह है, क्योंकि मानव की अधिकांश आवश्यकताएं कौन पौधे पूरा करता है? दलहन तिलहन का पौधे कैसा पौधा? एंजियोस्पर्म। फल सब्जी का पौधा कैसा पौधा? एंजियोस्पर्म पौधा। अनाज का पौधा कैसा पौधा? एंजियोस्पर्म पौधा। रंग बिरंग के फूल का पौधा कैसा पौधा? रंग बिरंगे फल का पौधा कैसा पौधा? आप अपने आसपास जितने पौधे देखते हैं वो कैसा पौधा? ठीक है, नारियल का पौधा, तार का पौधा, सब कैसा पौधा? फूल और फल देने वाला एकमात्र पौधे का समूह। कोई दिक्कत नहीं ना? क्या एंजियोस्पर्म को डिटेल से एक एक करके बताने की जरूरत है? नहीं है। ठीक है, क्योंकि आप सब कुछ अब समझ रहे होंगे, क्योंकि आप अपने आसपास जितने भी पौधे देख रहे हैं, ठीक है दोस्तों, सब के सब लगभग क्या है? एंजियोस्पर्म है। बांस के पौधे को किस में रखेंगे? एंजियोस्पर्म में। बांस में फूल खिलता है, फूल 12 साल में केवल एक बार, 12 साल में केवल एक बार। बांस का पौधा मोनोकार्पिक प्लांट है। कैसा प्लांट है? ऐसा प्लांट जो पूरे जीवन काल में एक बार फूल खिलाते हैं, उसे मोनोकार्पिक कहते हैं। और बांस का पौधा मोनोकार्पिक है। बांस में भी पौधे फूल खिलते हैं। अब आप कहिएगा कि मेरे दादा का जमाना का लगाया हुआ बांस है, उसमें तो कभी फूल खिलते हुए नहीं देखे। फूल खिलेगा कैसे? जब तक खिलेगा तब तक काट कर बेच देते होंगे, कौन से खिलेगा? तो कम से कम एक पौधा 12 साल रहेगा तब उसमें फूल खिलेगा। तो आपको अंदाजा नहीं है तो अंदाज लगा लीजिए। अंदाज नहीं, सही बात यह है कि बांस के पौधे में फूल खिलते हैं, लेकिन दोस्तों पूरे जीवन काल में एक बार खिलते हैं। हम इसलिए बांस को खिले हुए देख नहीं पाते हैं कि बांस एक कॉमर्शियल प्लांट है। कैसा प्लांट है? कॉमर्शियल, यानी कि तुरंत किसान का जो बांस का पौधा तुरंत बिकने के लिए रेडी रहता है मार्केट में। तो किसान लगभग साल भर या 1.5 साल ही बांस को रखते हैं, उसके बाद काट कर या तो स्वयं उपयोग करते हैं, नहीं तो काट कर बेच देते हैं। और हमारे गांव में तो कुछ ऐसे ऐसे किसान हैं जो झूठ मूठ का बांस काट कर दरवाजे पर रखेगा। पूछे काहे काटे? अरे बड़ी दिन से बांस नहीं काटे थे, ठीक है, इसलिए बांस काट के लाया। बात समझे कि नहीं समझे? और एक प्रश्न और आ रहा है दिवाकर कुमार चौधरी का। दिवाकर कुमार चौधरी कह रहा है कि पानी का सिंघारा वाला पौधा कैसा पौधा? सिंघारा फूल है कि फल? और फल केवल कौन देता है? तो जिसमें फल होता है उसमें लेकर कोई कंफ्यूजन है? और एक बात है, सब्जी भी वास्तव में फल ही है। बोलचाल की भाषा में उसे सब्जी कहते हैं, लेकिन वैज्ञानिक रूप से सब्जी भी क्या है? फल है। जो फूल से बनेगा उसे फल ही कहेंगे। ये अलग बात है कि हम सब्जी कहते हैं तो वो सिर्फ कहते ही हैं, लेकिन वास्तव में वो क्या है? फल है। तो जिसमें फल होता है उसमें तो कोई टेंशन ही नहीं होनी चाहिए कि ये कैसे पौधे हैं। फल हो रहा है, फूल हो रहा है, 100% वो क्या है? एंजियोस्पर्म। क्लियर हो गया? बात समझ गए? कोई दिक्कत नहीं ना? अब दोस्तों एंजियोस्पर्म बहुत विशाल पौधे का समूह, मतलब बहुत ज्यादा पौधे इसके अंतर्गत आते हैं। 2.5 लाख एंजियोस्पर्म के अंतर्गत पौधे के कितने जातियां शामिल है? 2.5 लाख। सबसे बड़ा समूह है कौन? तो एंजियोस्पर्म बहुत बड़ा समूह है, इसीलिए इस एंजियोस्पर्म को पुनः 2 भागों में बांटा गया है।
बहुत बड़ा है दोस्तों। इसीलिए इसीलिए एंजियोस्पर्म को पुनः कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में। एक बीज पत्री यानी मोनोकॉट, द्वि बीज पत्री यानी कि डाइकोट। हालांकि पूरा नाम मोनोकोटिलीडोन्स है और डाइकोटिलीडोन्स है। शॉर्ट में मोनोकोट डाइकोट लिखते हैं। बहुत बहुत बड़ा पौधों का, सॉरी बहुत बड़ा नहीं, बहुत अधिक संख्या है पौधे का, किसमें? 2.5 लाख। तो एंजियोस्पर्म सबसे बड़ा पौधे का फाइलम है। इसलिए इन एंजियोस्पर्म को पुनः कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में। एक बीजपत्री और, ध्यान रखिएगा, एक बीजपत्री और 2 बीजपत्री में किसका विभाजन हुआ है? एंजियोस्पर्म का। किसका विभाजन हुआ है? एंजियोस्पर्म का। एक बीजपत्री सारे के सारे एंजियोस्पर्म है और 2 बीजपत्री भी सारे के सारे। तो एंजियोस्पर्म के अंतर्गत बहुत अधिक पौधों की जातियां शामिल है। इसलिए एंजियोस्पर्म के अध्ययन को आसान बनाने के लिए, एंजियोस्पर्म के अध्ययन को आसान बनाने के लिए पुनः इस फाइलम को कितने भागों में बांटा गया? एक बीजपत्री और, एक बीजपत्री और। आइए समझते हैं अब कि एक बीजपत्री और 2 बीजपत्री में क्या अंतर है। क्लियर? लेकिन एक बात क्लियर कर लीजिए कि एक बीजपत्री 2 बीजपत्री दोनों कैसे पौधे हैं? एंजियोस्पर्म पौधे हैं। एंजियोस्पर्म पौधे हैं। राजा कुमार, राजा कुमार, सिर्फ नाम ही राजा रखा है। ठीक है। राजा कुमार का प्रश्न जो ऐसा आपको बेचैन कर देगा, बेचैनी के लेवल को इस हद तक बढ़ा देगा कि आप भी कहिएगा बेचैनी आखिर होती क्या है। क्योंकि आप बेचैनी से काफी बेचैन है, इसलिए बेचैनी का भी परिभाषा भूल चुके हैं। ऐसा प्रश्न पूछा है राजा कुमार। देखिए तो कह रहा कि गुलाब का पौधा किस में आएगा? अरे गुलाब का पौधा तो हर के दरवाजे पर खिलता है। ठीक है। गुलाब का पौधा में तो हम लोग सब जानते हैं कि फूल होता है, और जिसमें फूल होता है वो किस में आएगा? किस में आएगा? समझिए, राजा कुमार जानबूझकर राजा कुमार प्रश्न पूछता। राजा कुमार का सारा प्रश्न जानबूझकर पूछा गया प्रश्न है। अब गुलाब का पौधा किस में आएगा? एंजियोस्पर्म। सारे फूल वाले पौधे, सारे फल वाले पौधे एंजियोस्पर्म पौधे। क्लियर हो गया? अब गुलाब के पौधा तो हर लोग परिचित होगा। पौधों की दुनिया बहुत विशाल है, पौधों की दुनिया बहुत विशाल है, लेकिन हम सारे पौधे को पहचान नहीं सकते हैं। लेकिन कोई कहेगा कि हम गुलाब का पौधा भी नहीं पहचान पा रहे हैं, तब अब क्या कहा जा सकता है? हम आते हैं, गन्ना किस में आएगा? गन्ना किस में? गन्ना आएगा एंजियोस्पर्म में। गन्ना आएगा एंजियोस्पर्म में। क्लियर? हल्ला नहीं, फिर हल्ला होने लगा। आइए समझिए, अब आपको क्या समझना है? एक बीज, एकदम समझिए, दिल खोलकर समझिए। द्विबीजपत्री। अभी तक आपको कंफ्यूजन होता होगा कि एक बीजपत्री द्विबीजपत्री में क्या क्या अंतर है। नागफेनी का पौधा, नागफेनी का पौधा जो है, हे भगवान दोस्तों, सारे पौधे को हम जानते भी नहीं है। बात समझ गए ना? क्या हुआ? ओहो, सो के उठ गए, उसके बाद क्वेश्चन। हल्ला नहीं। जीवित जीवा सिकोया कहते हैं जी। साइकस कहाँ है? जीवित जीवा सिकोया ही है। हाँ, अच्छा मिस्टेक हुआ है तो देख लेंगे। ठीक है, फिलहाल
जीवित जीवाश्म हम सिकोया को बोले हैं। प्रश्न आया था कि जीवित जीवाश्म साइकस है कि सिकोया है, तो साइकस साबूदाना देने वाला पौधा है, और जो साबूदाना वाला पौधा है वो जीवित जीवाश्म नहीं है। ठीक है, जीवित जीवाश्म कौन है? सिकोया, सिकोया ही है। ठीक है, कंफ्यूजन नहीं है। एक बीजपत्री द्विबीजपत्री को लेकर बार बार आपको कंफ्यूजन होता होगा कि कौन है एक बीजपत्री, कौन है द्विबीजपत्री, लेकिन आज के बाद कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। आज आप सब कुछ समझ जाइएगा दोस्तों। तो आइए समझते हैं कि एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री में क्या अंतर है। सबसे पहला अंतर है बीजों को लेकर। अब समझिएगा क्योंकि नोट में तो लिखा हुआ है। सबसे पहला अंतर है किसको लेकर? एक बीजपत्री में एक बीजपत्र होते हैं। कितने बीजपत्र? एक बीजपत्र। जैसे गेहूं देखे हैं, मक्का देखे हैं, वो सब क्या है? उसके बीज में कितने बीजपत्र होते हैं? एक। और द्विबीजपत्री के बीज में कितने बीजपत्र? जैसे चना देखे हैं, आम देखे हैं। चना का बीज में देखिएगा अंदर में 2 बीजपत्र होते हैं, आम में भी अंदर के बीज के अंदर में कितने बीजपत्र? तो पहला अंतर किसको लेकर है? बीज को लेकर है। पहला अंतर किसको लेकर है? एक बीजपत्री के बीज में कितने बीजपत्र? एक बीजपत्र। द्विबीजपत्री के बीज में कितने बीजपत्र? क्लियर हो गया। उसके बाद दोस्तों कि दोनों के पत्ते भी क्या होते हैं? अलग अलग। एक बीजपत्री के जो पत्ते होते हैं, एक बीजपत्री के जो पत्ते होते हैं उसमें समांतर शिरा विन्यास होता है। उसमें क्या होता है? समांतर शिरा विन्यास होता है। इस तरह का शिरा विन्यास। ठीक है, जैसे कि नारियल का पत्ता देखे हैं, नारियल का पत्ता देखे हैं, नारियल का पत्ता। उसके बाद केला का पत्ता, केला का पत्ता देखे हैं। उसका जो शिरा होता है वो एक दूसरे के समांतर होता है, जिसके कारण इसे कहते हैं समांतर शिरा विन्यास। समांतर शिरा। तो एक बीजपत्री का पत्ता कैसा? समांतर शिरा विन्यास वाला। एक बीजपत्री का पत्ता कैसा? जबकि द्विबीजपत्री का जो पत्ता होता है दोस्तों, द्विबीजपत्री का जो पत्ता होता है वो होता है जालिकावत शिरा विन्यास वाले। कैसा? जालिकावत शिरा विन्यास। इसको कहते हैं जालिकावत, यानी जाल के समान जालिकावत शिरा विन्यास। जालिकावत शिरा विन्यास, जालिकावत शिरा विन्यास। इस तरह के पत्ते आप आम में देखे होंगे। किस में देखे होंगे? आम में देखे होंगे। पीपल में देखे होंगे। किस में देखे होंगे? पीपल में देखे होंगे। आम और पीपल में इसी तरह के पत्ते होते हैं। आम और पीपल में इसी तरह के पत्ते होते हैं। तो इस तरह का पत्ता कैसा पत्ता? क्लियर हो गया। तो एक बीजपत्री के बीज में कितने बीजपत्र? द्विबीजपत्री में। और अगर आप बीजों के आधार पर इन दोनों पौधों की पहचान नहीं कर सकते हैं, बात मत करिए डियर सिस्टर, इधर गजब स्थिति है, बोल रहे हैं कि बात मत करो। एक बीजपत्री, एक बीजपत्री के बीज में कितने बीजपत्र? द्विबीजपत्री के बीज में। अब आप कहिएगा कि हमको बीज देखने से समझ में नहीं आ रहा है कि कौन एक बीजपत्री है, कौन द्विबीजपत्री है। तो बीज देखकर नहीं समझ में आ रहा, किसको देखिए? एक बीजपत्री का पत्ता कैसा? द्विबीजपत्री का। एक बीजपत्री का पत्ता, द्विबीजपत्री का। अब आप कहिएगा कि सर पत्ता भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है, पत्ता से भी हमको समझ में नहीं आ रहा है कि कौन एक बीजपत्री है, कौन द्विबीजपत्री। तो ध्यान दीजिए कि इनके जड़ भी क्या होते हैं? अलग अलग जड़ भी क्या होते हैं? एक बीजपत्री में कैसा जड़? रेशेदार जड़। रेशेदार जड़ समझा चुके हैं ना? ऐसे जड़ तने के आधार से गुच्छे बनकर निकलते हैं और ज्यादा दूर तक फैलते। एक बीजपत्री में कैसा जड़? रेशेदार जड़। जैसे बांस में कैसा जड़? रेशेदार जड़। केला में कैसा जड़? रेशेदार जड़। धान गेहूं मक्का में कैसा जड़?
रेशेदार जड़, जिनमें रेशेदार जड़ होगा वो एक बीज पत्री, जबकि द्विबीज पत्री में कैसा जड़ होते हैं? द्विबीज पत्री में कैसा जड़? और मूसला जड़ तो आप समझ ही चुके हैं, बहुत दूर दूर तक क्या होते हैं? फैलते हैं, बहुत दूर दूर तक क्या होते हैं? तो एक बीज पत्री में कैसा जड़? द्विबीज पत्री में। एक बीज पत्री में कैसा जड़? द्विबीज पत्री में। अब आपको जड़ के आधार पर भी पहचान नहीं हो रहा है, जड़ के आधार पर भी पहचान नहीं हो रहा है, तो आप तनों के आधार पर भी पहचान कर सकते हैं। एक बीज पत्री का जो तना होता है वो बीच में क्या होता है? खोखला होता है, जैसे कि क्या हो गया दोस्तों? बांस। और द्विबीज पत्री का जो तना होता है वो ठोस होता है। वो क्या होता है दोस्तों? ठोस होता है। द्विबीज पत्री पौधे के जो तना होते हैं वो बीच में खोखला नहीं होते हैं, बल्कि वो क्या होते हैं दोस्तों? ठोस होते हैं। यानी कि एक बीज पत्री में कैसा तना और द्विबीज पत्री में, एक बीज पत्री में कैसा तना? खोखला, द्विबीज पत्री में ठोस। क्लियर हो गया? अब अगर आप कहिएगा कि हमें अभी पता नहीं चल रहा है, तो एक बीज पत्री और द्विबीज पत्री के फूल भी एक दूसरे से क्या होते हैं? अलग होते हैं। फूल भी एक दूसरे से क्या होते हैं? अलग होते हैं। एक बीज पत्री के फूल में मात्र 3 चक्र पाया जाता है। मात्र कितना चक्र पाया जाता है? 3 चक्र पाया जाता है। एक बीज पत्री के फूल में मात्र कितना चक्र पाया जाता है? 3 चक्र पाया जाता है। 3 चक्र पाया जाता है। 3 चक्र पाया जाता है। 1 2 और 3। 1 2 और 3। एक बीज पत्री के फूल में कितने चक्र? 3 चक्र। 1 2 3। इधर से भी ये चक्र एक ही है, ये चक्र एक ही है। लेकिन द्विबीज पत्री के फूल में 4 चक्र होते हैं। कितने चक्र होते हैं? 4 चक्र होते हैं। ये 3 है ना, उसमें कितना होता है? 4 होता है। तो आप एक बीज पत्री द्विबीज पत्री में अंतर को समझिए एक बार फिर से। हाँ? गड़बड़ा गया सिस्टम। एक मिनट। क्लियर? हाँ आइए, अब ठीक हो गया है। तो एंजियोस्पर्म फाइलम काफी बड़ा फाइलम है। 2.5 लाख पौधों की जातियां इसमें शामिल है। इसीलिए एंजियोस्पर्म के स्टडी को, अध्ययन को आसान बनाने के लिए इन्हें पुनः कितने भागों में विभाजित किया गया? एक बीज पत्री और एक बीज पत्री, द्विबीज पत्री, दोनों ही एंजियोस्पर्म प्लांट है। दोनों ही क्या है? और इसके बीच स्पष्ट अंतर होते हैं। एक बीज पत्री के बीज में एक बीज पत्र जैसे गेहूं और मक्का हो गया, और द्विबीज पत्री के बीज में 2 बीज पत्र जैसे चना और आम हो गया। आम का बीज देखे होंगे, उसको तोड़िएगा, अंदर में कितना बीज पत्र मिलेगा? 2। चना को भी बीज को आप तोड़े होंगे, अंदर में कितना बीज पत्र? तो एक बीज पत्री के बीज में कितना बीज पत्र? 1। द्विबीज पत्री में 2। अभी भी बोला 1 में 2 होता है। गजब। एक बीज पत्री का कैसा पत्ता? एक बीज पत्री का कैसा पत्ता? द्विबीज पत्री का, द्विबीज पत्री का जालिकाबद्ध, जालिका। और सबसे आसान तरीका है कि कौन एक बीज पत्री है और कौन द्विबीज पत्री है, ये पत्तों के आधार पर पहचान जाइएगा। जालिकाबद्ध पत्ता और समांतर सिरा विन्यास वाला पत्ता आप आसानी से पहचान जाइएगा। केला का पत्ता का जरूर देखेंगे, इसका सिरा सीधा सीधा होता है,
पीपल का पत्ता आप जरूर देखे होंगे, उसके जाल के तरह सिराए होते हैं। तो एक बीज पत्री के पत्ते क्या होते हैं? समांतर सिरा विन्यास वाले, और द्विबीज पत्री के पत्ते जालिकाबद्ध। एक बीज पत्री का जड़ कैसा? रेशेदार। द्विबीज पत्री का मूसला। द्विबीज पत्री का एक बीज पत्री का तना क्या होता है? द्विबीज पत्री का एक बीज पत्री के फूल में कितने चक्र, और द्विबीज पत्री में। और इस तरह से एक बीज पत्री द्विबीज पत्री को आप पहले बीज के आधार पर पहचान कर सकते हैं। बीजों के आधार पर पहचान करने में आप असमर्थ है तो आप पत्ते के आधार पर पहचान कर सकते हैं। पत्ते के आधार पर भी पहचान करने में असमर्थ है तो जड़ के आधार पर पहचान कर सकते हैं। जड़ के आधार पर भी पहचान करने में असमर्थ है तो तना को देखकर आप पहचान कर सकते हैं। तना को देखकर भी आप पहचान करने में असमर्थ है तो फूलों को देखकर आप पहचान कर सकते हैं। और इतना कुछ करने के बाद भी आप पहचान करने में असमर्थ है तो इसका मतलब है कि आप पहचान करना ही नहीं चाहते। क्लियर? क्लियर हो गया? अब दोस्तों एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री को पुनः हम फैमिली में बांटते हैं। कितने में? अब जानते हैं ना कि जाति मिलकर वंश, वंश मिलकर कुल, कुल मिलकर नहीं, जाति मिलकर वंश, वंश मिलकर कुल, अब कुल को ही अंग्रेजी में कहते हैं फैमिली। तो एंजियोस्पर्म फाइलम था। एंजियोस्पर्म उस फाइलम के अंतर्गत किन, उस फाइलम में कौन कौन फैमिली है? एंजियोस्पर्म के कुछ फैमिली को भी हमें याद रखना बहुत जरूरी है। एक बीजपत्री के अंतर्गत 4 फैमिली है, लिलियेसी, म्यूजेसी, पाल्मी और ग्रेमनी। लिलियेसी, ग्रेमनी, पाल्मी, ये फैमिली का नाम है। किसका नाम है? पौधे के कुल का नाम है। पौधे के कुल या फैमिली का नाम है। उसी तरह द्विबीजपत्री में कुल कितने फैमिली हैं या कुल है? कितना? तो उन सब को आप पढ़िएगा और रोज एक एक याद करिएगा। जैसे कभी कभी पूछ देता है कि अनाज वाले गेहूं मक्का किस फैमिली के सदस्य है? किसके सदस्य है? ग्रेमनी के सदस्य। केला किस कुल के सदस्य है? म्यूजेसी। प्याज, प्याज किस कुल के सदस्य है? लिलियेसी का सदस्य है। वैसे पौधे तो एंजियोस्पर्म में 2.5 लाख है। कितना? लेकिन 2.5 लाख को हम याद कर पाएंगे? नहीं, कोई नहीं याद कर पाएगा। लेकिन जितना इंपॉर्टेंट फैमिली और उस फैमिली का एग्जाम्पल आपके नोट में दिया हुआ है उसे आप याद करिएगा। और याद करने का मतलब एक के दिन में नहीं याद करना है, एक दिन में केवल एक फैमिली याद करना है। ठीक है ना? और इस तरह से 15-20 दिन में आराम से आपको सारा फैमिली क्या हो जाएगा? याद आ जाएगा। तरबूज, खरबूज, ककड़ी, खीरा। तरबूज, खरबूज, ककड़ी किस फल में, सॉरी किस फैमिली में आते हैं? कुकुर, बीटेसी में आते हैं। तो याद रखना है इस सब चीज को, और ये केवल रट्टा मार ही करना पड़ेगा आपको दोस्तों। और इस तरह से चौथा चैप्टर खत्म हो चुका है दोस्तों। चौथा चैप्टर खत्म हो चुका है। अब अच्छा, एक क्वेश्चन आइए देख लीजिए कि आप लोग का भी हो सकता है कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। एलोवेरा का पौधा किस में आता है? एलोवेरा का पौधा एंजियोस्पर्म में आता है। अधिकांश पौधे एंजियोस्पर्म ही है। शैवाल थैलोफाइटा है। मांस लिबरबट ब्रायोफाइटा है। लाइकोपोडियम, टेरिडियम, सेलिजिनेला जैसे पौधे टेरिडोफाइटा है। उसके बाद साइकस पाइनस जिम्नोस्पर्म है। सब के सब पौधे क्या है? एंजियोस्पर्म पौधे दोस्तों। हाँ, जो पौधा फल देता है और उसी में पौधा, उसी का पौधा कोई कोई है जो नहीं फूल और नहीं फल देता है, उसको क्या बोलेंगे? अरे जो पौधा फल देता है उसी में का पौधा कोई कोई है जो नहीं देता, ये क्या प्रश्न?
जो पौधा फल देता है फल देता है, और जो पौधा फल नहीं देता वो एंजियोस्पर्म नहीं होगा, वो जिम्नोस्पर्म का होगा या फिर टेरिडो फाइटा होगा। नो प्रॉब्लम दोस्तों। लीची, लीची एक क्वेश्चन आ रहा है, लीची वाला क्वेश्चन आ रहा है। लीची, लीची तो एंजियोस्पर्म है, कपास एंजियोस्पर्म है। जितने पौधे को किसान उगा रहे हैं सब एंजियोस्पर्म है, सब एंजियोस्पर्म है। तो हमें लगता है कि पौधों की दुनिया आप समझे अल्लाह ने। दोस्तों पौधों की दुनिया की थोड़ी बहुत समझ तो आपको आ ही गई होगी क्या? पूरा समझ तो हमें आएगा नहीं, क्योंकि हम पूरा बायोलॉजी पढ़ेंगे भी नहीं, क्योंकि सामान्य रूप से हम बायोलॉजी को समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमारी कोशिश जो थी इस पीछे वाले बात कौन कर रहा है? सीधा बात कर रहे हैं, अपनों डिस्टर्ब हो रहे हैं, दूसरों को डिस्टर्ब कर रहे हैं। गाजर, गाजर फिर पूछ रहा है सारा पौधा एंजियोस्पर्म है। अब हम क्या बताएं? और इतना जो पौधा देखते हैं सारा पौधा को हम भी नहीं समझ रहे हैं, ठीक है। कुछ लोग पढ़े लेटेक्स क्या है, लेटेक्स हम पढ़ेंगे आगे के चैप्टर में, हम लेटेक्स के बारे में विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। तो क्या पौधों की दुनिया की समझ विकसित हुई? इस पौधे थैलोफाइटा से शुरुआत होती है और एंजियोस्पर्म पर आकर खत्म। तो चौथा चैप्टर समाप्त हो गया है। कल के क्लास में हम 5वें चैप्टर की शुरुआत करेंगे। आज रात 12 बजे, आज रात 12 बजे 4 नंबर चैप्टर के क्वेश्चन का डिटेल सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। और आशा करते हैं दोस्तों कि जब आप आज का क्लास करके खुद से क्वेश्चन बनाइएगा तो लगभग 70% क्वेश्चन आपको बन ही गया होगा या बन जाएगा। जो कुछ दिक्कत होगा वो वीडियो क्लास से आप लोग दूर कर लीजिएगा। चौथा चैप्टर समाप्त, और कल के क्लास में हम 5वें चैप्टर की शुरुआत करेंगे। और 5वां चैप्टर क्या है? क्या सूक्ष्म पौधे एंजियोस्पर्म में आ सकता है? सूक्ष्म मतलब जो पौधा आंख से नहीं दिखता है। सूक्ष्म पौधे का क्या मतलब हुआ? बिल्कुल, एंजियोस्पर्म के पौधे छोटे छोटे बच्चे से लेकर विशाल विशाल वृक्ष के तरह होते हैं। छोटे छोटे बच्चे से लेकर वृक्ष के तरह विशाल तरह के पौधे होते हैं। तो क्लियर है दोस्तों? आज के क्लास में दीजिए हमें इजाजत। कल के क्लास में हम एनिमल किंगडम की शुरुआत करेंगे। किसकी? कोई दिक्कत नहीं ना? क्या हुआ? बहुत प्रश्न है जी। स्ट्रॉबेरी किसमें? स्ट्रॉबेरी फल है ना जी, फल वाला पौधा किसमें आएगा? एंजियोस्पर्म में आएगा। जिसमें फल होता है वो एंजियोस्पर्म होगा, ठीक है। बिहार कांस्टेबल का री एग्जाम है तो कोई दिक्कत नहीं, जाइए री एग्जाम दीजिए। और सफलता के लिए अग्रिम बधाई हमारी तरफ से तो दे रहे हैं इजाजत आप लोग।